रीजनिंग तो आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही स्कोरिंग रहता है, ठीक है। तो इस बात पे ज़्यादा आप लोग गौर कर सकते हैं। वो मैंने देखा है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह, मैंने बहुत बच्चों से भी सुना है सर के बारे में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र कुणाल सर, जो कि रीजनिंग के फैकल्टी हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ कैजुअल बातचीत करेंगे और रीजनिंग के संबंध में ही बातचीत करेंगे, ताकि आप में से बहुत सारे मित्रों का जो क्वेरी लगातार रहता है व्हाट्सएप पे कि सर रीजनिंग को कैसे पढ़ें, रीजनिंग के लिए क्या किया जाए, रीजनिंग समझ में नहीं आती है। तो आज सारे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से कुणाल सर से पूछा जाएगा और कुणाल सर उसका जवाब बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कुणाल सर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लॉजिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे एक क्वेश्चन लगातार कुणाल सर आते रहता है बच्चों की तरफ से जी कि सर रीजनिंग बहुत बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आता है रीजनिंग पढ़ने में। तो आप बताइए हमारे बच्चों को कि रीजनिंग में किस तरह से इंटरेस्ट लाया जाए ताकि उसको पढ़ने में भी मन लगे और उसका जो स्कोर है वो भी बूस्टअप हो पाए। क्योंकि रीजनिंग तो अमूमन सभी बच्चे बना ही लेते हैं, लेकिन घिसा पिटा तरीके से बनाते हैं। कि स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है रीजनिंग पढ़ने का? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको सही अप्रोच नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि किस अप्रोच से क्वेश्चंस को बनाया जाए, उस तरीके से आपको एक बोरिंग लग सकता है। या फिर आपको पढ़ाई अगर बोरिंग लगेगा तो थोड़ा सा अगर सही तरीके या सही अप्रोच से अगर उसको रखते हैं सामने में तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका स्कोर सही करना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिना प्रैक्टिस का स्कोर सही नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस निरंतर करना पड़ेगा। और उसके लिए उससे पहले भी एक ज़रूरी चीज़ है कि सही अप्रोच से सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दें। क्वेश्चंस पे उसके बाद अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि स्पीड तो हमारा बढ़ता ही है, उसके साथ स्पीड बढ़ने के साथ हमारा फिर से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट भी जगना स्टार्ट हो जाता है। अब इंटरेस्ट, अच्छा, एक चीज़ और आपने अभी बोला सर कि पहले चैप्टर हमको ख़त्म करना होगा, फिर सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो चूँकि अभी बहुत सारे बच्चे जो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांशतः रेलवे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से ये लोग कर भी रहे हैं। और आगामी NTPC CBT 2 है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो अब तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ने का समय रहा नहीं। बिल्कुल। तो अभी इस कम समय में ये लोग क्या पढ़े कि ज़्यादा स्कोर कर पाए? क्योंकि कुछ ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग वाले चैप्टर भी हैं, उतना तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन पजल वगैरह जो आते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है तो बच्चे बोलते हैं परेशान करता है सर। तो इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? अगर एक सेलेक्टिव मटेरियल हो ऐसा कुछ जो आपके तरफ से निकल के सामने आए ताकि जो बच्चे हैं वो उस अप्रोच से उस चीज़ की ओर पीछा करे उसका, तो वो ज़्यादा सफल हो पाए, इस पे क्या होगा आपका राय? देखिए, सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि आपके पास टाइम बहुत कम है और टाइम आपको मिला भी है। अब उस समय आप क्या किए क्या नहीं किए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आपको क्या क्या करना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखो, आपको करना क्या है कि जितना भी चीज़ आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करने का समय आ गया। मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना, नया पढ़ोगे फिर से डाइवर्ट हो जाओगे, है ना। जो जो भी चीज़ें आप पढ़े उसमें सुधार करने का कोशिश करो। जैसे अगर हम लोग चैप्टर्स के बारे में बात कर लें तो अब आपका सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, छोटा छोटा पजल जो होता है, फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग जिसको हम लोग विश्लेषणात्मक कहते हैं, मतलब जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, एसर्शन एंड रीजन जिसको अभी कथन और कारण कहते हैं, ये बहुत सारा चैप्टर नया बेसिस पे ऐड किया है। ये कुछ नया है नहीं, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, ये कुछ नया है नहीं, बस आप लोगों को जानकारी नहीं है या फिर आप लोग कहीं पढ़े नहीं है उसको सही अप्रोच तरीके से, तो इसलिए उस चैप्टर्स में परेशानी हो सकती है। तो कुछ नहीं करना है, बस टाइम कम है उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस पे ध्यान देने के साथ कंसेप्ट के साथ हम लोगों को स्पीड के साथ एग्जाम्स में या फिर क्वेश्चंस पे काम करते चलना है। इससे आपका सारा का सारा धीरे धीरे सॉल्यूशन होता चला जाएगा। और दिन भर में कम से कम 2 या 3 सेट अगर सर ये लोग लगाते हैं बच्चे लोग, तो मेरे हिसाब से कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ठीक है अभी तो जो जिस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ें होता है हमारे पास। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे रीजनिंग की बात करें, मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है रीजनिंग का, हमको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं? कोई इसका तरीका हो सकता है? क्योंकि अमूमन हमने सुना है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रीजनिंग तो बना ही लेते हैं जोड़ तंगर करके। तो जोड़ तंगर के बना लेते हैं, उससे तो सक्सेस होगा नहीं या उससे तो आपका नंबर आएगा नहीं। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहा है, अब वो कहीं कुछ काम कर रहा था, उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी रही होगी, लेकिन जब से एग्ज़ाम डेट का ये हुरथुरा मचा है तब से वो लोग सोच रहा होगा कि नहीं हम एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे।
तो उस ये जो मतलब लास्ट टाइम में आकर के रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे या फिर एग्जाम का तैयारी करना शुरू करेंगे, उसके लिए क्या बेसिक चीज़ें हो सकती है या कुछ बेसिक चैप्टर जो रीजनिंग का, ताकि वो पढ़ ले तो कहीं ना कहीं उससे निश्चित ही रहता है कि हाँ ये इतना नंबर आना ही आना है। ठीक है सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ हाँ ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो आपकी मजबूरी को नहीं समझता। हाँ, अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा है या फिर किसी काम में आप उलझे हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमको तैयारी करके ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो अभी से आपको लग जाना चाहिए। अभी भी टाइम है, अभी टाइम ऐसा नहीं कि नहीं है। 2 महीना 1.5 महीना का टाइम है हमारे पास, या फिर जब भी एग्जाम लेंगे तो फिक्स हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो जब भी एग्जाम ले अभी से आप लोग लग जाओ, और एक कुछ बेसिक्स चैप्टर है ना। चैप्टर तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे के सारे चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका नंबर बढ़ेगा या फिर आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो बेसिक चैप्टर होगा उसमें मान लीजिए अगर ज़्यादा अच्छे से उसका पकड़ रहता है तो वो वहाँ पे जाकर के अच्छा स्कोर कर सकता है। जैसे बेसिक चैप्टर में अगर हम लोग बात कर ले तो अल्फाबेट तो पूछता ही है, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछेगा, डायरेक्शन, मतलब सारा जो चैप्टर है सर, मतलब 32 से 33 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है ना। उसमें से क्लॉक कैलेंडर भी आपका पूछता है, पढ़ना सब कुछ। अब क्या पूछेगा ये हम लोगों को मतलब फाइनली नहीं। ग्रुप डी एग्जाम की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी एग्जाम में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने होते हैं। तो चूंकि जिस तरह से CBT 2 का कट ऑफ आया है और आगे जिस तरह से इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, तो रीजनिंग का तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होगा, यहाँ पे भी होगा। तो 30 में से बच्चा कितना स्कोर कर ले तो वो रीजनिंग के तरफ से खुश हो सकता है। अगर 30 में से अगर आप 30 स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिनिमम का अगर हम लोग बात करें तो 25 प्लस करना चाहिए, है ना। 25 प्लस अगर आप करते हैं तभी आप कट ऑफ को मेंटेन कर पाएंगे, है ना। अगर हम लोग कट ऑफ पे ध्यान ना दें, कि उतना ध्यान अगर हम लोग मेहनत पे दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो कट ऑफ कितना भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 25 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए, 25-26 हो, अगर ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया है। अच्छा मान लीजिए ठीक है, मेहनत तो कर ही रहा है ऐसा नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्वेश्चन हम बना भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं जो लगातार है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 40, 45, 50 से हम ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। परेशान क्या कर रहा है? तो सर परेशान मैथ भी कर रहा है, रीजनिंग भी कर रहा है, साइंस भी कर रहा है, तो न्यूमेरिकल फंसा ले रहा है, बायोलॉजी किसी को फंसा ले रहा है, तो वो तो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जो रीजनिंग है इसमें लगातार बच्चे कहते हैं कि सर हम करें तो करें क्या, इसका कोई तरीका ही नहीं है, कोई स्मार्ट तरीका कि हाँ हमको रीजनिंग में ग्रुप डी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ये चैप्टर पढ़ लेना है, इसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मान लीजिए 30 में से अगर हमारा 18-20 क्वेश्चन भी हम आसानी से बना लेते हैं, तो फिर आगे का जो 8-10 क्वेश्चन बचा है उसमें हम मेहनत करेंगे, एग्जाम हॉल में भी उसको जोड़ा तंगड़ा जाएगा, जैसे मन होगा वैसे किया जाएगा। तो 18-20 नंबर जो बेसिक है और कहीं ना कहीं जिससे बच्चे का रिजल्ट बन सकता है, क्योंकि अमूमन 30 में से 30 आपको जब आप लास्ट टाइम में आकर के तैयारी करना शुरू कर देंगे तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ जो 18-20 15 प्लस हम कर सकते हैं, या हमारा कोई और सब्जेक्ट मजबूत है तो वो हमको धकेल करके आगे ले जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए 15 से 20 स्कोर करना है, तो हम रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए अगर सेट लगाते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे बढ़िया तरीका अभी कुछ नहीं मेरे हिसाब से। मान लीजिए सेट में क्वेश्चन में फंसे तब, तो सेट में क्वेश्चंस में फंस रहे, उसका सॉल्यूशन है, उसका फिर जो भी क्वेश्चंस आप फंस रहे वो सारा का सारा आपका टाइप वाइज क्वेश्चंस रहता है। उसका अलग कंसेप्ट अगर आप देखते हैं कि इस टाइप का क्या थोड़ा सा कंसेप्ट हो सकता है, तो उससे उस चीज़ में मदद मिल सकता है आपको, है ना। तो उस चीज़ पे हम लोग काम करें, तो अभी से आपको टेस्ट लगाना चाहिए, है ना। टेस्ट के हिसाब से हम लोग सारा कुछ फाइनल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और नंबर स्कोर 18-20 नंबर का जहाँ तक बात रहा सर, तो हम लोग उस चीज को पकड़ सकते हैं। 30 में से 18 नंबर कोई बड़ा बात है नहीं। तो क्या ये संभव है जो बच्चे अभी लास्ट टाइम में तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो रीजनिंग में 18-20 लास्ट, बिल्कुल संभव है, बस कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। होता क्या है कि बेसिकली अगर आप पढ़े हुए रहते हैं पूरा सिलेबस, तो आपको लास्ट टाइम में जो है वो नंबर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मेहनत करना होता है। लेकिन अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं और लास्ट टाइम में आप एग्जाम की तैयारी शुरू की है, यहाँ पे आपको कट ऑफ तक धीरे धीरे पहुंचना होता है। तो धीरे धीरे पहुंचने के लिए सारे सब्जेक्ट का नंबर होना जरूरी होता है। और अगर आप बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, शुरुआती दौर में आपने छोड़ दिया, लास्ट टाइम में शुरू किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मेरे समझ से सर अगर रीजनिंग का जो बेसिक चैप्टर है उसको पढ़ा जाए तो क्या ग्रुप डी में 15-20 तक पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो बेसिक हमारा चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर है आपका, है ना। अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, सीरीज, बहुत सारा चैप्टर है जो बिल्कुल
बहुत आसान है और आप उसको देखते पहचान सकते हैं कि ये चैप्टर बनेगा कैसे, अच्छा है ना। तो उन सारे चैप्टर को अगर हम कवर करते हैं तो स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब ग्रुप डी के लिए ये अभी मतलब आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए रीजनिंग के लिए? बेसिक पढ़ें, हाई लेवल करें, क्वेश्चन करें, नहीं क्या नहीं, करें? बिल्कुल बेसिक कीजिए। अगर बेसिक, अगर टाइम तो अभी है नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीट वगैरह लगा सकते हैं। सीट लगाई बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को गौर करके टाइप वाइज ध्यान रख के कि कैसे इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट हो सकता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन अलग अलग दिया गया है ना। तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और बहुत उपयोगी होगा आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। क्योंकि सेट में हमारे 30 क्वेश्चंस आपको एक ही जगह रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन 30 क्वेश्चंस में आप अलग अलग दिमाग लगाओगे और जितना सेट लगाओगे आप ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो सारा का सारा क्वेश्चन देखो, टाइप तो वही रहता है, डेटा एग्जाम में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। टाइप तो लगभग सारा का सारा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है। तो कम से कम दिन में 2-3 सेट तो कम से कम लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गई सर स्पेशली ग्रुप डी की बात। जी ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम चूंकि लंबे समय से है, तो आप अगर कहीं पे भी कैजुअल बातचीत करना भी शुरुआत करते हैं तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के चलना होता है। और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है नहीं कि आप टेस्ट वगैरह लगाएं, सेट वगैरह लगाएं, तो आपका नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे साइंस के लिए वो हमसे राय मशवरा मांगते हैं तो वो तो हम दे देते हैं, लेकिन रीजनिंग वगैरह में जब आता है तो कोई एक ब्रॉड जो आइडिया होता है वो तो उनके जो स्पेशलिस्ट हैं वही होगा। और सर आप तो पढ़ा रहे हैं बहुत दिन से, जी। तो जो न्यू बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के फील्ड में, उसके लिए रीजनिंग की शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो लोग फ्रेशर हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, एबीसीडी भी रीजनिंग का नहीं पता है, वो सबसे पहले क्या करें, फाउंडेशन जो होता है कोर्स वो कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आप टेस्ट में हाथ लगाओ या फिर क्वेश्चंस में हाथ लगाओ, तो ये आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर्स होता है 30-35 जो भी चैप्टर्स, आपको पूरा का पूरा आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रेशर को पहले ये Foundation। चैप्टर करना होगा हाँ। या फिर पहले टेस्ट लगाए? नहीं, पहले फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले उसके उसको बाद टेस्ट। फाउंडेशन एक बार पढ़ना जी। होगा। अच्छा, रीजनिंग आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग है सर या बिल्कुल बोरिंग है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अगर अप्रोच पता है तो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ना, हाँ। सर वो भी है वो। हाँ, एक ऐसे कहावत भी है कि सर जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन वो हर एग्ज़ाम के लिए कम ही होता है, लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग पे आपका अच्छा पकड़ रहता है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा पूरा भर दिन एकदम जीके जीएस पढ़ के जा रहा है और एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आया, उसमें से वो 18-20 करके आ रहा है, और जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, जिसका साइंस वगैरह ठीक है या बेसिक वगैरह ठीक है, वो जा करके 15 से 17 कर रहा है और बाकी के मैथ और रीजनिंग से उठा करके ले जा रहा है नंबर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो आपको पीछे छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं है कि आप अगर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और आप फ्रेशर हैं, तो पहले आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट लेना ही होगा सारी चीज़ों का, उसके बाद ही आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़ और है दिक्कत यहाँ पे कि जो फ्रेशर होते हैं, अब जैसे मान लीजिए वो रीजनिंग का बुक उठाया और एक वो बुक खोला, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहा है, तो उसमें उसको 200-250 क्वेश्चन मिल गया। अब 200-250 क्वेश्चन मिल गया तो वो बेचारा क्वेश्चन के नंबर ही देख करके डर जाता है कि अब हमें क्या करें कि दूसरा चैप्टर में घुसे। तब उस सिचुएशन में वो कितना क्वेश्चन करेगा बताइए आप? हाँ, ये भी सही है। तो उसके लिए वहाँ पे एक कंसेप्ट भी दिया था, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट देखिए, है ना। उसमें टाइप वाइज भी आपको बताया जाएगा। अब वो जो टाइप आपको बताया जाएगा सर, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो टाइप आपको नहीं पता है उस पर देखिए कि वो कैसे बनेगा, उसका क्या प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। अच्छा, रीजनिंग तो आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही स्कोरिंग रहता है, ठीक है। तो इस बात पे ज़्यादा आप लोग गौर कर सकते हैं। वो मैंने देखा है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह, मैंने बहुत बच्चों से भी सुना है सर के बारे में, है ना। वो मतलब है क्या कि देखिए, मेरा क्या है ना, मेरा मानना सब दिन से रहा है कि आप अगर पढ़ाते हैं तो सामने वाले को फायदा होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम किसी को कुछ भी पढ़ा रहे हैं और वो चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, उसको हम ये बता ही नहीं रहे हैं। अब सीधे आ रहे हैं 90 का आंसर हो जाएगा 91, 91 का आंसर हो जाएगा 92, तो फिर उसमें किसी को समझ नहीं आएगा। वो उसका अप्रोच होता है, उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे अगर आप रीजनिंग के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सर का अपना भी चैनल है जहाँ पे ये ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, और सर के चैनल का नाम है, क्या नाम है वो? लर्न विद कुणाल गुरु। लर्न विद कुणाल गुरु। सर का नाम कुणाल ही है और इन्होंने अपना चैनल भी बना रखा है रीजनिंग के लिए, लर्न विद कुणाल गुरु, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किन्हीं बच्चों को लगेगा कि नहीं रीजनिंग एक बार हमको समझना चाहिए, हमको कैसे क्या करना है, तो आप सर से ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों को ऐसा ज़रूरत लगे तो बिल्कुल सर का भी चैनल विजिट कीजिए
और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकाले और यहाँ पे आए और ये वीडियो सेशन आप सबों के लिए तैयार किए। क्योंकि होता क्या है कि ऑफलाइन में सर का बहुत ज़्यादा क्लासेज रहता है और समय का तो अभाव सबको रहता है। जब मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, आपके पेड कोर्सेज, यूट्यूब के लेक्चर करते करते पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये तो भाई ऐसे भी पटना में रोड पे भाग रहे हैं इधर से उधर क्लासेस लेने के लिए। अब ऐसे मत समझना कि भाग रहे हैं क्लासेस लेने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम का रहता है इसमें। खैर कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकालें। खैर आज के लिए इस बातचीत के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। जो भी अच्छे टीचर होंगे, जिनका भी लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो आप सबों के काम आना चाहिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप सबों के बीच आए और आपको थोड़ा सा गाइड करें। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके सफलता में द लॉजिकल साइंस हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। जरूरत पड़ी तो सारा चीज़ किया जाएगा। खैर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।